दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो एक चीज आपको इंस्टेंटली नोटिस होगी। अरब पेनिनसुला के सदर्न साइड पर दो कंट्रीज है, यमन और ओमान। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास है, दोनों का क्लाइमेट मिलता जुलता है, दोनों के पास लगभग ऑयल और गैस रिजर्व सेम है, दोनों दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड चौक पॉइंट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर भी एक कंट्री है स्टेबल, रिच, पीसफुल और दूसरी दुनिया की सबसे गरीब और वॉर टॉर्न कंट्रीज में से एक है। तो आज हम इसी चीज को डिटेल में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ओमान ऊपर गया और यमन नीचे गिरता चला गया। सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं, जियोग्राफी। ओमान और यमन दोनों स्ट्रेटेजिकली दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स पर बैठे हैं। ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास, यहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई पास होता है, और यमन बाब अल मंदेब के पास। ये वो चौक पॉइंट है जहां से एशिया और यूरोप का मैसिव ट्रेड फ्लो होता है। मतलब दोनों कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड के गेट कीपर्स हो सकते थे। रिसोर्सेज भी सिमिलर, लोग भी सिमिलर, कल्चर भी सिमिलर। फिर प्रॉब्लम क्या हुई? आंसर है हिस्ट्री प्लस लीडरशिप प्लस इंटरनल स्टेबिलिटी। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। 16th सेंचुरी। यमन और ओमान दोनों फॉरेन पावर से कंट्रोल में थे। यमन पर ऑटोमन अंपायर का कंट्रोल था और ओमान पर पोर्चुगीज का। यहाँ से कहानी स्प्लिट हो जाती है। ओमान के लोगों ने 1650 के आसपास पोर्चुगीज को भगा दिया और खुद का कंट्रोल ले लिया। यहीं से एक पावरफुल ओमानी सल्तनत का राइज हुआ। उन्होंने सिर्फ अपनी लैंड पर फोकस नहीं किया, बल्कि इंडियन ओशन ट्रेड पर कंट्रोल बनाना स्टार्ट किया। उनका नेटवर्क ईरान से लेके इंडिया, पाकिस्तान, ईस्ट अफ्रीका तक फैल गया। मतलब ओमान सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो ग्रो कर रहा था। दूसरी तरफ यमन 400 साल तक ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल में रहा, और जब अंपायर कोलैप्स हुआ तो यमन एक स्टेबल सिस्टम के साथ फ्री नहीं हुआ। वहां पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना होगा, जियोग्राफी इनसाइड यमन। यमन का एक बड़ा हिस्सा माउंटेनियस है। यहाँ के लोग हिस्टोरिकली आइसोलेटेड रहे और इसी आइसोलेशन ने उन्हें ज्यादा कंजर्वेटिव बना दिया। कोस्टल एरियाज के लोग ओपन माइंडेड थे क्योंकि उनका कांटेक्ट ट्रेड रूट से होता था। ये डिवाइड आज तक यमन को तोड़ता रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यमन दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। नॉर्थ यमन जहां जैदी शिया रूलर्स का कंट्रोल था, साउथ यमन जहां ब्रिटिश का कंट्रोल था, और यहाँ से यमन एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन बनने लगा। 1960s में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। नॉर्थ यमन में कू होता है, मोनार्की को हटाकर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनाने की कोशिश होती है, पर यह सिर्फ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये एक प्रॉक्सी वॉर बन गया। इजिप्ट ने नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया, सऊदी अरेबिया ने मोनार्की को। समझ रहे हो, रिलीजन का नाम यूज हुआ पर असली गेम पावर का था, जिसका रिजल्ट 8 साल की सिविल वॉर, लाखों लोग मरे, कंट्री और वीक हो गई। इसी वक्त साउथ यमन में भी रिवॉल्यूशन होता है, ब्रिटिश निकल जाते हैं और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है। अब यमन दो अलग आइडियोलॉजी वाले कंट्रीज बन चुका था। नॉर्थ यमन वेस्टर्न बैक्ड, साउथ यमन सोवियत बैक्ड। कोल्ड वॉर का बैटलफील्ड बन गया यमन। फिर 1990 में दोनों यमन यूनिफाई हुए। लोगों को लगा अब स्टेबिलिटी आएगी, पर असली प्रॉब्लम अभी स्टार्ट होने वाली थी। यमन को मिला एक लीडर, अली अब्दुल्ला साले, और यहीं से गेम बिगड़ गया। लीडरशिप जो किसी भी कंट्री की डेस्टिनी डिसाइड करती है। साले मिडिल ईस्ट के सबसे करप्ट लीडर में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स पब्लिक का पैसा इलीगली अपनी जेब में भर रहा था। सोचो, जहां ओमान अपने ऑयल का पैसा लोगों पर लगा रहा था, वही यमन का पैसा लीडर्स की पॉकेट में जा रहा था। यहाँ से डेवलपमेंट रुक गया, और सिर्फ करप्शन नहीं, बैड डिसीजंस भी। 1990s में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया, साले ने सद्दाम को सपोर्ट किया। इसका रिजल्ट सऊदी अरेबिया गुस्सा हो गया। उन्होंने यमन को मिलने वाली फाइनेंशियल एड बंद कर दी, और सबसे बड़ा झटका, 8 लाख यमनी वर्कर्स को सऊदी से वापस भेज दिया गया। यमन की इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। फिर 1994 में साउथ यमन ने फिर से रिवोल्ट कर दिया। कंट्री दोबारा डिवाइड होने की तरफ बढ़ने लगी, और सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए साले ने एक डेंजरस डिसीजन लिया। उसने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को स्पेस दिया। अल कायदा जैसे ग्रुप्स यमन में स्ट्रॉन्ग होने लगे। अब यमन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था। डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट फॉरेन पावर्स, सब एक ही कंट्री में लड़ रहे थे। 2011 अरब स्प्रिंग, यमन में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। लोग करप्शन और डिक्टेटरशिप के खिलाफ उठ खड़े हुए। साले की गवर्नमेंट गिर गई, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, उल्टा और बिगड़ गई। पावर वैक्यूम दोबारा क्रिएट हो गया। यहाँ एंट्री होती है होतीस की। ये जैदी शिया ग्रुप जो नॉर्थ में स्ट्रॉन्ग था, ईरान की सपोर्ट के साथ पावरफुल हो गया। 2014 में उन्होंने कैपिटल सना पर कंट्रोल कर लिया, और यहाँ से यमन की मॉडर्न सिविल वॉर स्टार्ट हुई। ऐसी वॉर
जो आज तक चल रही है। आज यमन एक कंट्री कम एक बैटलफील्ड ज्यादा है। डिफरेंट एरियाज अलग अलग ग्रुप्स के कंट्रोल में है। होतीज ईरान बैक्ड, सदर्न ग्रुप्स सऊदी और यूएई बैक्ड, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अपना इन्फ्लुएंस चलाते हैं, ग्लोबल पावर्स अपना गेम खेल रहे हैं और बीच में कॉमन यमनी लोग पिस रहे हैं। आज सिचुएशन इतनी खराब है कि मिलियंस लोगों के पास बेसिक फूड तक नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। एजुकेशन ऑलमोस्ट खत्म। एक पूरी जनरेशन लॉस्ट जनरेशन बन रही है। अब यहाँ पॉज लेते हैं और ओमान की तरफ वापस चलते हैं। सेम रीजन सेम रिसोर्सेस पर टोटली डिफरेंट स्टोरी। 1970 ओमान में एक कू होता है। सुल्तान कबूस पावर में आते हैं और यहीं से ओमान का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब कबूस आए ओमान ऑलमोस्ट बैकवर्ड कंट्री था। सिर्फ कुछ स्कूल्स, कुछ हॉस्पिटल्स और हार्डली 8-10 किलोमीटर रोड्स की कंडीशन ठीक थी। पर कबूस ने एक सिंपल डिसीजन लिया, ऑयल का पैसा लोगों पर खर्च होगा। अगले 15-20 साल में ओमान कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स, मॉडर्न हॉस्पिटल्स, अच्छे रोड्स का नेटवर्क, एजुकेशन इंप्रूव हो गई, हेल्थ केयर इंप्रूव हो गया। ओमान के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर चला गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज, कबूस ने ओमनाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। फॉरेन कंपनीज को बोला गया लोकल लोगों को हायर करो, ट्रेन करो, मतलब डेवलपमेंट का बेनिफिट डायरेक्टली लोगों तक गया। और सबसे स्मार्ट डिसीजन डाइवर्सिफिकेशन। कबूस को समझ आ गया था कि ऑयल हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए टूरिज्म, ट्रेड और सर्विसेज को प्रमोट किया गया। आज ओमान एक स्टेबल डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। और एक और फैक्टर, रिलीजियस टॉलरेंस। ओमान में सुन्नीज, शियाज और इबादी मुस्लिम्स पीसफुली रहते हैं। गवर्नमेंट न्यूट्रल है। इसी वजह से ओमान मिडिल ईस्ट में मीडिएटर का रोल प्ले करता है। ईरान और सऊदी के बीच टॉक्स हो या यूएस ईरान न्यूक्लियर डील, ओमान ने हमेशा ब्रिज बनने की कोशिश की है। अब कंपेयर करो ओमान वर्सेस यमन। ओमान स्टेबिलिटी, प्लानिंग, लीडरशिप। यमन कन्फ्लिक्ट, करप्शन, डिवीजन। यमन की प्रॉब्लम सिर्फ गरीबी नहीं है, यमन की प्रॉब्लम है कंटिन्यूस इंस्टेबिलिटी। हर जनरेशन ने वॉर देखी है, हर सिस्टम कोलैप्स होता रहा है और जब सिस्टम स्टेबल नहीं होता तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, लीडरशिप मैटर्स। अगर लीडर लॉन्ग टर्म सोचता है तो डेजर्ट भी डेवलप हो सकता है और अगर लीडर सिर्फ पावर और पैसा सोचता है तो रिसोर्स रिच कंट्री भी कोलैप्स हो सकती है। आज यमन एक ट्रेजिक एग्जांपल है कैसे जियोपॉलिटिक्स, प्रॉक्सी वॉर्स और बैड लीडरशिप एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ओमान एक एग्जांपल है कैसे स्मार्ट डिसीजंस और स्टेबिलिटी एक कंट्री को ऊपर ले जा सकते हैं। और आगे क्या, सच ये है यमन का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे हैं, रीजनल टेंशंस हाई है और लगता है यमन अभी भी ग्लोबल पावर गेम का बैटलफील्ड बना रहेगा। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। अगर हम और गहराई में देखें तो यमन और ओमान के बीच एक और हिडन डिफरेंस समझ आता है, स्टेट कंट्रोल वर्सेस फ्रेगमेंटेड पावर। ओमान में पावर हमेशा एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास रही है, चाहे वो मोनार्की हो या सुल्तान कबूस का एरा। डिसीजन मेकिंग क्लियर थी, डायरेक्शन क्लियर था और सबसे इंपॉर्टेंट, अथॉरिटी चैलेंज नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि ओमान परफेक्ट था, पर वहाँ एक सिस्टम था जो काम कर रहा था। दूसरी तरफ यमन, यहाँ कभी भी एक स्ट्रॉन्ग अनकॉन्टेस्टेड सेंट्रल अथॉरिटी टिक नहीं पाई। हर कुछ सालों में पावर शिफ्ट होती रही। कभी ट्राइब्स स्ट्रॉन्ग हो जाते, कभी मिलिट्री फैक्शंस, कभी रिलीजियस ग्रुप्स और कभी फॉरेन बैक्ड मिलिशियाज। मतलब यमन एक कंट्री कम और मल्टीपल पावर सेंटर्स का पैचवर्क ज्यादा बन गया। और जब एक कंट्री के अंदर ही इतने अलग अलग मिनी पावर सेंटर्स हो जाते हैं तो फिर डेवलपमेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है और स्टेबिलिटी के लिए एक क्लियर अथॉरिटी। अब एक और क्रिटिकल फैक्टर, जियोपॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ओमान ने एक स्मार्ट पॉलिसी फॉलो की, न्यूट्रलिटी। वो किसी कैंप में पूरी तरह नहीं गया, ना यूएस का पपेट बना, ना ईरान का, ना सऊदी का। इसलिए ओमान पर प्रेशर कम रहा और वो अपनी इंटरनल ग्रोथ पर फोकस कर पाया। लेकिन यमन का लोकेशन ब्लेसिंग भी था और कर्ज भी। बाबल मंदेब जैसा चौक पॉइंट होने की वजह से हर ग्लोबल पावर यमन में इन्फ्लुएंस चाहती थी। ईरान अपना फुट होल्ड बनाना चाहता था, सऊदी अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना चाहता था, अमेरिका अपने इंटरेस्ट सिक्योर करना चाहता है, जिसका रिजल्ट यमन कभी अपनी पॉलिसी खुद डिसाइड ही नहीं कर पाया। हर डिसीजन किसी न किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अंडर लिया गया। और जब एक कंट्री अपनी डायरेक्शन खुद डिसाइड नहीं कर सकती तो वो कभी स्टेबल नहीं बन सकती। और लास्ट चीज, माइंडसेट डिफरेंस। ओमान ने अपने फ्यूचर को प्लान किया। उन्होंने सोचा आज ऑयल है, कल नहीं होगा। यमन ने कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ही नहीं, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल और पावर स्ट्रगल में ही उलझा रहा। और जब एक नेशन फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करता
तो फ्यूचर उसके अगेंस्ट प्लान कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वर्ल्ड मैप देखो, यमन और ओमान को साइड बाय साइड देखना और याद रखना कंट्रीज ज्योग्राफी से नहीं डिसीजन से बनती और बिगड़ती है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।